बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 77 मुलाहिज़ा फरमाएं। शायद रुस्तम की जगह कोई और होता तो उसका अव्वलीन मुक्का खाकर ही लंबा लेट जाता, लेकिन वो तो रुस्तम था। वो अपनी सारी पुरानी वहशतों के साथ मुजस्समे कहर था। जानलेवा गमों की आग ने उसकी रगों में लहू की जगह लावा दौड़ा रखा था। उसने झुकाई देकर मुराद के 2-3 खौफनाक मुक्के खाली दिए, फिर एक ऐसी जोरदार टक्कर उसकी पेशानी पर मारी कि वो हुजरे की दीवार से जा टकराया। रुस्तम ने पलक झपकने में कमीज के नीचे से मौजर निकाला और उसकी सर नाल मुराद की शाह रग पर रख दी। ये मंजिर देखा तो फरीद तड़प कर आगे बढ़ा और उसने रुस्तम का मौजर वाला हाथ पकड़कर खींच लिया। नहीं रुस्तम नहीं, ये नशे में है, पीछे हट जाओ। एकदम के ये अफराद बीच में कूद पड़े और मुराद और रुस्तम को एक दूसरे से दूर हटा दिया। 5-10 मिनट के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। डगमगाता हुआ मुराद अपने साथियों के हमरा खूंदर की तरफ चला गया। रुस्तम, फरीद और दिलावर वगैरह के साथ छज्जे की तरफ आ गए। कमरे में पहुंचकर रुस्तम ने फरीद से पूछा, किस बात पर झगड़ा हुआ था? बंदे को क्यों मार रहे थे तुम? फरीद चंद सेकंड तक खामोश रहा, फिर टिबिया से सिगरेट निकालते हुए बोला, रुस्तम, अगर मुझे दोस्त समझते हो तो मेरी एक बात मान लो, नादिया से शादी कर लो, और अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर किसी और से करा दो। क्या बकवास है? इस लड़ाई का नादिया से क्या ताल्लुक है? उसी से है। फरीद ने गहरा कश लिया और धुआं नीम व खिड़की की तरफ छोड़ा। क्या कहना चाहते हो? मुराद की जिस बंदे की पिटाई की है मैंने, उसका नाम माजिद है। चकवाल में एक लड़की है जिससे प्यार करता है। ये परसों मुझसे कह रहा था कि उसे अपनी माशूक को यहाँ अपने साथ रखने की इजाज़त दी जाए। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा, अगर दूसरे रख सकते हैं तो वो भी रख सकता है। उसका इशारा तुम्हारी तरफ था। मैंने उससे कहा कि मैडम नादिया रुस्तम की 9 ब्याता बीवी है, मजबूरी के तहत इसके साथ यहाँ आई है। उस वक्त तो वो चुप हो गया, लेकिन शायद उसे किसी ने भड़काया। आज फिर मुझसे वही तकरार शुरू कर दी। कह रहा था कि हमसे अंदर की बातें छुपाई जाती हैं। मैडम रुस्तम साहब की बीवी नहीं, अगर बीवी होती तो उनके साथ रहती, वो अलहदा रह रही है। रुस्तम खामोशी से फरीद की बातें सुनता रहा। आखिर बोला, तुम क्या चाहते हो फरीद? फरीद तदब्बुर से बोला, यहाँ से मगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैडम नादिया तुम्हारी मनकूआ बीवी है और मजबूरी के तहत तुम्हारे साथ आई है, लेकिन कुछ माजिद की तरह शक का शिकार है। मुझसे ज्यादा तुम इन मामलात को समझ सकते हो रुस्तम। इस तरह के शक ठीक नहीं होते, ना इत्तफाकी पैदा करते हैं और दिलों में फासले पैदा करते हैं। मैं तुम पर कोई बात ठोंस नहीं सकता, सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, और मशवरा यही है कि तुम नादिया से निकाह कर लो और उसके साथ रहो, और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी और से उसका निकाह करा दो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। वह इस बात को किसी सूरत पसंद नहीं करेगी। रुस्तम खामोश रहा। फरीद भी खामोशी से कुछ सोचता रहा। कुछ देर बाद बोला, एक तरीका और है, तुम नादिया को बज़ाहिर बीवी बना लो, उसके साथ एक कमरे में रहना शुरू कर दो। शक करने वालों का शक दूर हो जाएगा और जिनकी नज़र मैली है वो भी साफ हो जाएगी। महनाज को सब भरजाई कहते हैं, तुम्हारी मैडम को भी छोटी भरजाई कहने लगेंगे। ये सारा टंटा खत्म हो जाएगा। रुस्तम के चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थी, लेकिन उसके साथ एक कमरे में रहना और बीवी ना होते हुए भी उसे बीवी कहना, वो तज़ब्ज़ुब के आलम में बोला, यार तुम्हारी इतनी बातें मानी हैं, मेरी खातिर एक बात नहीं मान सकते तुम? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है यार, और ये मदद करने में तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी नहीं है। मैडम नादिया तो तुम्हारी बेदाम की गुलाम है, तुम जिस तरह कहोगे वो उसी तरह रहेगी, तुम्हारे साथ चूँ चरा नहीं करेगी। रुस्तम और फरीद के दरमियान इस मौजू पर 1.5-2 घंटे बात हुई। आखिर रुस्तम नीम रजामंद नजर आने लगा। उसकी नीम रजामंदी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि वो महसूस करता था कि इसके डेरे पर आने के बाद फरीद अपने बीवी बच्चे से दूर हो गया है। नादिया चूंकि महनाज और टीपू के साथ रहती थी, इसलिए फरीद को अलहदा कमरे में रहना और सोना पड़ रहा था। 2 दिन बाद नादिया रुस्तम के कमरे में आ गई। उसने इधर उधर बिखरी हुई चीजें बड़े सलीके से लकड़ी की अलमारी में रखी, कमरे की खूब सफाई सुथराई की और कुछ फूल लाकर शराब की खाली बोतल में सजाए। खाना मामूल के मुताबिक एक ही किचन में पका। ताम रुस्तम और नादिया ने अपने कमरे में खाना खाया। नादिया महनाज के फराम करदा कपड़ों में थी। ये कपड़े उसे खुले थे, फिर भी उसका सीमा बदन लिबास के अंदर मचलता बल खाता महसूस होता था। रात को जब लालटेन की लो मदम करके वो चटाई पर सोने लगी तो रुस्तम ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मुझे ये सब कुछ सख्त मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है। अपने दिल में किसी तरह की गलतफहमी की जगह मत बनाना, ना अब और ना आइंदा। मैं दूसरों को अपने और तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? वही जो तुम्हें फरीद ने बताया है। हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन एक बार फिर तुम्हें बता देता हूं, ना मुझसे कोई तवक्को रखना, ना किसी तरह की बूंदी हरकत करना। और जो बादशाह और लौंडी वाली बात तुम बार बार दोहराती हो, उसे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। इतने बेइस ना बनो रुस्तम, मुझे इस छोटी सी खुशी से तो महरूम ना करो। यकीन करो मैं कोई तंज नहीं करती हूँ। जब खुद को तुम्हारी लौंडी कहती हूँ और तुम्हें एक बादशाह की तरह देखती हूँ तो एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे।
लगता है कि कुछ ना मिलते हुए भी बहुत कुछ मिल गया है मुझे। फिर वही बक बक। रुस्तम ने तब कर कहा, अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कहती। वो काम कर बोली और करवट बदल कर लेट गई। इस कमरे में तुम्हें उसी तरह रहना होगा जैसे एक औरत गैर महरम के सामने रहती है। मैं समझती हूँ। ये चादर लो और अपने ऊपर और चेहरा सर भी ढक कर रखो। रुस्तम बेहद बेजारी से बोला। नादिया ने फौरन अमल किया, लेकिन लात के पिछले पैर जब रुस्तम पानी पीने के लिए उठा तो उसने लालटेन की बदम रोशनी में देखा वो बेखबर सो रही थी, बेतरतीब और आड़ी तिरछी। उसका हिजान खेज जिस्म दिगाहों को चकाचौंध कर रहा था। रुस्तम की पेशानी पर नागवारी की गहरी शिकने उभरी। उसने एक तरफ पड़ा कंबल दूर ही से उस पर फेंक दिया। अगले रोज शाम को मुराद खुद रुस्तम के पास पहुंचा। उसने गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़े पर रुस्तम से माफ़ी मांगी और बताया कि वो नशे में था। इसी दौरान में फरीद भी आ गया। तीनों घुल मिलकर बातें करते रहे। मुराद के जाने के बाद फरीद ने रुस्तम को बताया, आज मैंने खुलकर ऐलान कर दिया है। किस बात का? रुस्तम ने पूछा। यही कि तुम और नादिया मियाँ बीवी हो। वो सारी चह मगोइयाँ ख़त्म हो गई हैं जो अब तक हो रही थी। ये हम सब के लिए नहायत अच्छा हुआ है। तुम्हें याद है नादर काका कहा करते थे कि पोठवार के ये टीले पुलिस की गोलियों से तो निजात दे देते हैं, लेकिन आपस की ना इत्तफाकी पुलिस की गोलियों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। रुस्तम खामोश रहा। इसके लंबे बाल हवा के हल्के हल्के चौंकों से इसकी पेशानी पर झूलते रहे। फरीद ने कहा, गोरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी जाकर उसका हाल पूछ लेना चाहिए। कहाँ है वो? अभी नासर के दवाखाने ही में है। उसी रोज रुस्तम फरीद के साथ गोरा के पास गया और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की। गोरा ने रिक्कत अमेज लहजे में कहा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था, रुस्तम ने कहा और गोरा का जख्मी हाथ अपने हाथ में थाम लिया। कोई बात नहीं लाले दी जान, तू आ गया है, मेरे लिए यही बहुत है। तेरे सर की कसम, दिल शीशे की तरह साफ हो गया है मेरा, गोरा ने जोश से कहा। मुख्तसर से शिकवे शिकायत के बाद दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इतने में मुराद अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ गुजराती ग्रुप का हसना गुजराती था। हसने की उम्र 40 साल के लगभग थी। छोटी छोटी दाढ़ी में कुछ बाल सफ़ेद भी थे। यह दरमियाने का दौर घुटे हुए जिस्म का शख्स था। असलाशनास बायर निशाना बाज भी था। जब से रुस्तम डेरे पर आया था हसना बहुत खुश और पुरजोश नजर आता था। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कैनवस का एक लंबूतरा बैग था, बिल्कुल वैसा जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों के पास होता है। उसने ये बैग गोरा और रुस्तम के दरमियान फर्श पर रखा और उसकी लंबी जिप खोल दी। बैग के अंदर असला था। एक पुरानी मगर साफ सुथरी लश्कारे मारती हुई LMG थी और उसके कोई 200 राउंड थे। एक 7mm राइफल थी, एक 30 इंच की M1 कारबीन, एक मारूफ कोल्ट 45 अमेरिकन पिस्टल, उसके राउंड और साइलेंसर वगैरह थे। ये सब तुम्हारे लिए रुस्तम भाई, हंसने ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। रुस्तम ने बैग से 7mm निकाली। उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ये तो वही है जो मेरे पास थी। हाँ देख लो, अब तक संभाल कर रखी हुई है। हर महीने इसे साफ कर देता हूँ, तेल देता रहूं और तुम्हारा नाम लेकर 3-4 फायर कर देता हूँ, हंसने ने सीना फुलाकर कहा। रुस्तम ने अजीब जज्बात के आलम में उस राइफल पर हाथ फेरा। इसे लगा कि इसके हाथों को कोई खोई हुई शय वापस मिली है। चला कर देखो रुस्तम भाई, हंसने ने कहा। हाँ हाँ चला लाले दी जान, गोरा ने कहा। रुस्तम उठा और फरीद, मुराद, हंसने वगैरह के साथ सुरंग से बाहर आ गया। ये चांदनी रात थी। मदम आवाज झाड़ियों में सरसरा रही थी। पोटवार के टीले हद तक दिगा चमकते हुए नजर आ रहे थे। रुस्तम ने 20 गोलियों वाला मैगजीन राइफल से अटैच किया, उसका सेफ्टी कैच हटाया और राइफल को सिंगल शॉट पर सेट करके यके बाद दीगरे 4 फायर किए। राइफल से शोले निकले और दूर एक टीले एक छोटी सी कांटेदार झाड़ी जड़ों से कटकर नशेब में जा गिरी। रुस्तम के तीनों साथियों की आंखों में दबा दबा जोश नजर आ रहा था। रुस्तम की आमद ने उन्हें बेहद तकवीयत बख्शी थी। उनके दिल गवाही दे रहे थे कि नादर काका वाला तरंगा में दौर वापस आ रहा है। फरीद ने विस्की की एक बोतल की सील तोड़ी और उसे खास अंदाज से रुस्तम की तरफ बढ़ाया। रुस्तम चलने में साकत खड़ा रहा। फिर उसने बोतल पकड़ी और एक झटके से कई तेजाबी घूंट अपने खल्क से नीचे उतार लिए। जिस तरह बारी बारी हुक्के का कश दिया जाता है, उसी तरह उन चारों ने बारी बारी बोतल को होंठों से लगाया। कहीं पास ही सुरंग के किसी हिस्से में टेप रिकॉर्डर पर यह गाना बज रहा था। तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शमा जलती रहे परवाना चला जाएगा। यह तीसरे चौथे रोज की बात है। रुस्तम अपने कमरे में था। नादिया खाना पकाने महनाज के पास गई हुई थी। छरेरे जिस्म का नासर, जिसे डॉक्टर नासर भी कहा जाता था, रुस्तम के पास बैठा था और बड़ी तवज्जो से इसके पाँव के जख्म पर बैंडेज कर रहा था। इसी दौरान में लाला फरीद तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसने इतला दी कि आज फिर सेट पर निजाम से बात हुई है। रुस्तम हमतन गोश हो गया। फरीद ने बताया, 3 पुलिसियों की इकट्ठी मौत ने बड़ा स्यापा डाला हुआ है। अखबारों में भी खबरें आ रही हैं। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है।
कई बेगुनाहों को पकड़ा गया और शायद कई अभी पकड़े जाएंगे। जावर की तलाश भी बड़े जोरों शोर से हो रही है। वो अपने पिंडी वाले घर से भी कहीं रोपोश हो गया है। बीबी का क्या हाल है? वो जेल के हॉस्पिटल में है। हाजी आजाद खान अपने वादे का पास पूरा कर रहा है। उसे अभी तक बीबी या उसके वारसों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होने दी, लेकिन उसकी हुनरमंदी ये है कि वो खुद सामने नहीं आ रहा, सारा काम खुफिया हाथों से करवा रहा है। आखिर वो पुलिस वाला है, अपने महकमे के सारे अच्छे बुरे हथकंडों को अच्छी तरह समझता है। आरिफ जंदराज के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उनके बारे में तो बात नहीं हुई। खां रंगवाली के बारे में वो बता रहा था। उसका कहना है कि नारपुर के चौधरी और रंगवाली के लोगों के दरमियान तसादुम का बहुत ज्यादा खतरा था। पुलिस ने दोनों तरफ के कुछ बंदे पकड़े हैं और असला वगैरह भी कब्जे में लिया है। डीएसपी रियाज के बारे में कोई इतला? हाँ, रियाज हिटलर भी रंगवाली के इर्द गिर्द मंडला रहा है। निजाम बता रहा था कि उसने रंगवाली में मुखबर छोड़े हुए हैं। एक बंदा डाक खाने में भी है। चौधरी निशाद की हवेली में आने वाला हर खत पुलिस की नजर से गुजरता है। हो सकता है कि टेलीफोन चेक करने के लिए भी कोई इंतजाम किया गया हो। रियाज हिटलर की वजह से मुकामी पुलिस भी एकदम चौकस हो गई है। राह चलतों को पकड़ पकड़ कर पूछगछ कर रही है। उस रात रुस्तम कमरे से निकलकर टीलों की तरफ चला गया। पूरी रात का चांद धीरे धीरे मशरिक से बुलंद होकर आसमान के वस की तरफ जा रहा था। कहीं कहीं खूह में कोई नामालूम परिंदा मुसलसल बोलता चला जा रहा था। एक चकोर रुस्तम के सर पर से परवाज करता हुआ चांद की सम चला गया। वो अलग थलग टीले पर बैठा रहा। हवा इसके सीने में जलने वाली आग को भड़काती रही। इसकी आंखों के किनारे जलते रहे। बीबी की सूरत दिगाहों में फिरती रही। बड़ी देर तक वो एक तवील सांस लेकर उठा और बोझल कदमों से चलता कमरे में आ गया। नादिया कंधों तक कंबल ओढ़े सो रही थी। उसने लालटेन की लो मदम कर रखी थी। रुस्तम ने लालटेन की लो जरा ऊंची की, फिर अलमारी से कागज और कलम निकाल लिया। आज दोपहर रंगवाली के हवाले से फरीद की बातें सुनकर रुस्तम के जहन में एक नया ख्याल आया था। अब वो उसी ख्याल पर अमल दरामद करने जा रहा था। इसने बड़े करब के आलम में लिखना शुरू किया। उसका यह खत शानी के ताया मासूम के नाम था। ताया मासूम, जिनसे रुस्तम की आखिरी मुलाकात मोतम बस्ती में हुई थी। इस मुख्तसर मुलाकात के बाद ही रुस्तम ने फैसला किया था कि वो बीबी को मोतम बस्ती में उसके वारसों के पास छोड़कर चुपचाप निकल जाएगा। रुस्तम ने लिखना शुरू किया। हैरान हूं, तुम्हारा नाम मासूम है। तुम रंगवाली की मस्जिद में इमामत कराते हो। लोग तुम्हें आलम दीन समझते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ भी वही है जो रंगवाली के किसी जायल से जायल शख्स की हो सकती है। मैं समझता हूं कि तुमने और तुम्हारी भतीजी ने अचानक ऐसे शख्स को वापस जुर्म और गुनाह की दलदल में धकेला है जो बड़ी मुसीबतों और नहायत मुश्किलों से निकला था। तुमने कोई नई बात नहीं की है मासूम अली, और ना तुम्हारी भतीजी ने। हमेशा से यही होता आया है। तुम झूठी शराफत की पगड़ियां सर पर सजाने वाले लोग हो। तुम लोग बातें सुना सकते हो, अमल नहीं कर सकते। मैंने क्या कुछ किया तुम लोगों के लिए? बीबी बेरहम दुश्मनों के घेरे में थी। तुम लोग तो क्या, तुम्हारी खवा भी वहां नहीं पहुंच सकती थी। मैंने जान पर खेलकर उसे ढूंढा और उसे बचाने की कोशिश में खुद नारपुरियों के जुल्म का शिकार हुआ। मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पर तुम्हारी भतीजी के नाम के जख्म है। मेरे दोस्तों की जान कुर्बान हुई है तुम लोगों की आन बचाने के लिए। पूरे पंजाब की पुलिस फांसी का फंदा लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। अपने पराये सब मेरे लिए खत्म हो गए हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी भतीजी की खातिर हुआ। अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी इंसाफ होता तो वो ना करते जो मोतम बस्ती में तुमने किया। अगर बीबी किसी वजह से डामाडोल भी थी तो तुम उसको हौसला देते, उसे समझाते कि जिसने तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया को ठुकराया है उसे ना ठुकराओ। उससे बढ़कर प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता। आंखें बंद करके उसका हाथ थाम लो और डोर खुदा पर छोड़ दो, लेकिन तुमने उसके उलट किया। वो तो पहले ही बेवफाई की हवा में डोल रही थी। तुमने उसके पांव इस जमीन से उखाड़ दिए, उसे जिंदगी की तरफ खींच कर मुझे मौत की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन मौत तो अपने वक्त पर आती है मौलवी मासूम अली, और जिंदगी भी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। मैंने माजी को नापाक कीड़े की तरह लपेट कर तुम्हारे शराफत आबाद के गंदे नाले में फेंक दिया है। अब मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, जो नाइंसाफी तुम लोगों ने की है उसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इस नाइंसाफी को भूलूंगा नहीं। बेशक अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वक्त कभी भी हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहा। रुस्तम ने खत खत्म किया तो उसकी आंखों से आतिशी आंसू बह रहे थे। खत तय करके उसने कलम दूर फेंक दिया और दीवार से टेक लगाकर अपना सर घुटनों पर झुका लिया। कर्म आंसू उसकी दाढ़ी में जज़ब होने लगे। ये आंसू बाज़बाने खामोशी पुकार पुकार कर कह रहे थे, बीबी जी ये सब झूठ है, जो लिखा है सब झूठ है। मेरी मजबूरियों को माफ़ कर देना बीबी, मेरी खताओं को बख्श देना। 2 दिन बाद रुस्तम ने यह खत दिलावर और काठिया के हवाले कर दिया। वो अपने किसी काम से मारगला की तरफ जा रहे थे। लिफाफे पर रंगवाली हवेली का एड्रेस था। रुस्तम ने उन्हें समझा दिया था कि यह खत कहाँ और कैसे पोस्ट करना है। रुस्तम जानता था कि यह खत हवेली पहुंचने से पहले पुलिस के पास पहुंचेगा। इसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, और वो चाहता भी यही था। वो जिस राह पर जा रहा था उसमें बेहतर यही था कि बीबी की राह से अलहदा रहे।
यह तकरीबन 2 माह बाद का जिक्र है। अप्रैल की आखिरी तारीखें थी। हवा में हल्की सी तमादत महसूस होती थी। शामें कुछ तवील हो गई। शानी की कैद का आज आखिरी दिन था। उसकी जमानत हो चुकी थी। कल वो रिहा हो रही थी। जेल के हॉस्पिटल के चौकोर कमरे में वो नीम सफ़ेद बिस्तर पर नीम तराज थी। उसके रेशमी बाल उसके बाएं कंधे से एक आबशार की तरह गिरते हुए उसके हमवार पेट तक चले गए थे। सामने एक खातून वार्डन स्टूल पर बैठी क्रूशिया का काम कर रही थी। अधेड़ उम्र नर्स की आवाज़ सामने डॉक्टर के कमरे से आ रही थी। शानी के दिलो दिमाग में एक जंग जारी थी। इसके सामने 2 रास्ते थे। एक रंग वाली इसकी हवेली की तरफ जाता था, दूसरा आरफ कम्बुआ और कम्बुआ बस्ती की तरफ। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ का रुख करे। कल भी खालू एजाज, आरफ कम्बुआ, वकील हमदानी साहब और दीगर अफराद से इसकी बातचीत हुई थी, मगर वो किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी। फितरी तौर पर इसकी ख्वाहिश रंग वाली वापस जाने की थी। वो अपनी जन्मभूमि, अपनी हवेली को देखना चाहती थी, अपनी सहेलियों से मिलना चाहती थी, रंग वाली के हर गली कूचे में प्यादा घूमना चाहती थी। मगर अकल एक दूसरा फैसला दे रही थी। खालू एजाज और दीगर अफराद से उसे रंग वाली के जो हालात मालूम हुए वो ज्यादा हौसला अफजा नहीं थे। शानी को मालूम हुआ था कि वहां बेहद तनाव है। नारपुर के चौधरी और शानी के वारसों में कई बार तसादुम की नौबत आई है और 2-4 बार तो तसादुम हो भी चुका है। इस टकराव में अब तक दोनों की तरफ के 6-7 बंदे मारे जा चुके हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। ताकत और असर और रसूख के मामले में नारपुर के चौधरियों को रंग वाली पर वाज़ेह तौर पर बरतरी थी। तादाद में भी ये ज्यादा थे। शानी के अब्बा जी की वफात और चाचा मुश्ताक के कत्ल के बाद हवेली का शेराजा बिखर चुका था और आपस में फूट पड़ चुकी थी। बहुत सी जमीन गिरवी पड़ी थी। ये बात यकीनी थी कि अगर वो रंग वाली वापस गई तो नारपुर चौधरी मजीद बिफर जाएंगे। वो शानी को अब भी बड़े चौधरी बैर की कातला समझते थे और उसको बदतरीन सजा देना चाहते थे। ये अमर बिल्कुल वादे था कि शानी के रंग वाली जाने के बाद तसादुम में शिद्दत आएगी और ये तसादुम रंग वाली के लिए जितना नुकसानदेह था वो सिर्फ शानी ही समझ सकती थी। वो अपने मैके को अपने साबका ससुरालियों के हाथों बर्बाद होते देखने को तैयार नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ये कहानी बहुत मुख्तलिफ होती। शानी अपने गालिब और सख्त गिर शोहर के साथ सर झुकाकर वापस अपने ससुराल गई थी तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो अपने खूनी रिश्तों को माशी और समाजी जबर से बचाना चाहती थी। वो हवेली को और उसके साथ रंग वाली को कानूनी शिकनों में जकड़े देखना नहीं चाहती थी। इसलिए बड़ी खंदा पेशानी और मोहब्बत से खुद एक शिकंजे में जकड़ी गई थी। इन बातों के अलावा एक खास सोच भी बार बार शानी के जहन को तय व बाला करती थी। न जाने क्यों इसे लगता था कि अब वो रंग वाली जाकर खुश नहीं रह सकेगी। अभी वो रंग वाली गई नहीं थी, लेकिन इसका तसव्वुर इसे सब कुछ दिखा रहा था। वो चहकती महकती बारूनक हवेली अब बाई बाई करती थी। अम्मी अब्बा जी, चाचा मुश्ताक, भाई आदिल, चाचा रईस, अब उनमें से कोई भी वहां नहीं था। ना किसी की सूरत, ना आवाज, ना कदमों की छाप। अब वो वहां जाकर किसके सीने पर सर रखेगी, किस बाई के साथ दींगा मुश्ती करेगी। अब कौन है वहां जो इसके साथ सुबह दम घास पर नंगे पांव टहलेगा और इसके लतीफों पर हंस हंस कर दो रहा होगा। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और तो और अब वो भी नहीं रहा जो इसकी मोहब्बत की डोर में बंद कर बड़ी खामोशी के साथ हवेली में आया था। माली के रूप में पौधों को पानी देता था, एक मुहाफिज की तरह इसके इर्द गिर्द मंडलाता था और चांदनी रातों में घास पर जाए नमाज बिछाकर बड़े जज़ब से नमाज पढ़ा करता था। अब कोई नहीं था वहां। इसके कानों में एक भूला बसरा गीत गूंजने लगा। अजीब है ये जिंदगी, कभी है गम कभी खुशी, वहां है अब वीरानियां जहां थी रौनकें कभी। शानी की जिंदगी का दूसरा रास्ता कम्बुआ बस्ती की तरफ जा रहा था। इलाके में कम्बुआ एक ताकतवर बरादरी थी। उनका सबसे बड़ा इलाका जोर आबाद था। आरफ भी यहीं का रहने वाला था। आरफ कम्बुआ अपने बाप और बीवी जमीला के साथ 3 मरतबा शानी से मिलने यहाँ आ चुका था। उनका इस रहा था कि हालात के पेश नज़र शानी का रंग वाली में जाना ठीक नहीं। वो जोर आबाद आ जाए, यहाँ वो हर तरह महफूज रहेगी और तसल्ली से आइंदा की मंसूबा बंदी कर सकेगी। शानी के खालू एजाज भी शक में थे। पहले बीवी की वफात के बाद खालू एजाज ने दूसरी शादी की थी। ये शादी कम्बुआ बरादरी में हुई थी और उनकी ससुराल इस दूर दराज बस्ती जोर आबाद ही में थी। इसे खालू एजाज से पता चला कि उनकी बीवी आरफ कम्बुआ की बीवी आपस में कज़न हैं। उनके एक दूसरे के घर में आज़ादाना आना जाना भी है। 7-8 दिन पहले शानी को वकील हमदानी साहब ने भी यही मशवरा दिया था कि रंग वाली की बजाय फिलहाल जोर आबाद चली जाए। हमदानी साहब की इस मशवरे के पीछे शानी को ASP हाजी आजाद की खास राय भी नजर आती थी। वो सख्त शशो पंज में थी, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आरफ कम्बुआ शानी को बड़े इखलास से बहन कहकर बुलाता था। वो एक नहायत पुरजोश शख्स था। वो इलाके में चौधरी कादर, ताऊ शाम जैसे जाबरों का मुकाबला बड़ी जुरात से कर रहा था। इसके अलावा पीर कुदरत जैसे बासर शोबदाबाज के खिलाफ भी खम ठोंक कर मैदान में उतर आया था। मोहतम बस्ती की तरह जोर आबाद में भी अनपढ़ तोहम परस्तों की कमी नहीं थी। वहाँ भी ऐसे लोग थे जो कुदरत को पहुंची हुई हस्ती समझते थे
और उसकी नाफरमानी करने वाले को आज़ाब इलाही से डराते थे। आरफ बड़ी जुरात के साथ ऐसे लोगों से बरसरे पैकार था। वो सफिया वाले मामले को अदालत में लेकर गया और वहां उसकी भरपूर पैरवी कर रहा था। उसने ना सिर्फ मोहतम बस्ती के जले हुए क्लिनिक की जगह नया क्लिनिक बनवाया, बल्कि अपनी बस्ती के उजाड़ हॉस्पिटल को भी नए सिरे से बनवाने संवारने का इरादा रखता था। वो अपने साथ शानी को भी इन कामों में शरीक करने का ख्वाहिशमंद था। अचानक कुछ आहटें उभरी और शानी चौंक गई। कोई कमरे के दरवाजे की तरफ आ रहा था। ये वार्डन औरत नहीं थी जिसे यहाँ मुकद्दम भी कहा जाता था। मोटी बद्दी नर्स भी नहीं थी और शायद कमवा, आरफ, ताया मासूम भी नहीं थे। ताया मासूम तो आजकल वैसे भी बीमार थे। ये कोई और था। और फिर वो अंदर आ गया। शानी शशदर रह गई। वो इस नूरानी चेहरे वाले शख्स को जानती थी। वो इसे कैसे भूल सकती थी? वो उसे तब भूलती अगर वो लाहौर में चौधरी बशीर की कोठी और शीला के घर के दरमियान बीतने वाली उस खौफनाक रात को भूलती, जब एक भीगे जंगल में वो बाबर के रहमो करम पर थी। सफेद बुराक दाढ़ी वाले पीर बाबा ने इसे क़यामत से बचाया था। फिर वो इसे अपनी झोंपड़ा बस्ती में लेकर गए थे और इसके दिल और जिस्म के जख्मों पर अपनी मेहरबान उंगलियों से मरहम रखा था। आज वही पीर बाबा सफेद धोती, सफेद लंबा कुर्ता और बैठी हुई पगड़ी पहने इसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में सुरमे की खुशनुमा स्याही और होंठों पर वजदानी मुस्कुराहट थी। उनके साथ उनका सूखे सड़े जिस्म वाला मुरीद सरमत था। वो पीर बाबा से एक कदम पीछे खड़ा था। शानी ने अपने सर पर ओढ़नी दुरुस्त की और जल्दी से उठकर सलाम बाबा कहा। पीर बाबा ने अपनी इस्तख्वानी खाद बढ़ाकर शानी को प्यार दिया और मुंह में कोई दुआ पड़ी। शानी लरज़ती आवाज में बोली, पीर बाबा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, आप यहाँ? हाँ मेरा बच्चा, वो मखसूस लहजे में बोले। सुबह सवेरे से आया हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच सका हूँ। गेट पर वो लाल टोपी वाला संतरी बड़ा सख्त है, अखरोट की तरह, लेकिन अंदर से तो अखरोट भी नरम होता है ना। बस बात बन ही गई। शानी ने कुर्सी को अपनी ओढ़नी के पल्लू से साफ किया और पीर बाबा से बैठने के लिए कहा। वो बैठ गए। मुरीद सरमद अदब से बोला, पीर बादशाह, आप कहें तो मैं बाहर बैठूं? जहाँ जी चाहे बैठ जाओ भाई। पीर बाबा किसी रेडियो आर्टिस्ट की सी गूंजदार आवाज में बोले। मुरीद बाहर चला गया। हॉस्पिटल के सफेद टाइलों वाले कमरे में कुछ देर तक बस वाल कला की आवाज गूंजती रही। आपके लिए क्या मंगवाऊं? शानी ने पूछा। उन्होंने हाथ उठाया। कुछ नहीं, और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। बस 2-4 बातें करूंगा तुमसे, फिर मुझे जाना है। उनका लहजा खत्मी था। शानी के जहन में कई सवाल कलबला रहे थे। बाबा जी को इसके बारे में पता कैसे चला? वो यहाँ कैसे पहुंचे? वो अंदर कैसे चले आए? इन सवालों को जहन से झटक कर वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। पीर बाबा ने कागज में लिपटा हुआ एक कीमती पत्थर निकाला। ये एक नगीना था और शानी से पहले भी देख चुकी थी। पीर बाबा बोले, तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे पूछा था कि ये क्या है। तुमने कहा था कि शायद हीरा है। मैंने कहा था हाँ हीरा ही है, लेकिन आज से लाखों साल पहले ये एक पत्थर था। मैंने कहा था ना। शानी आंखों में नमी लेकर बोली, हाँ बाबा। पीर बाबा की निगाहें नगीने पर मरकूज थी। वो बोले, पत्थर का हीरा बनना एक अनहोनी है, लेकिन इस अनहोनी तक पहुंचने के लिए इस पत्थर को एक तवील आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यह जमीन की अथाह गहराइयों में लाखों साल तक दबा रहता है। जमीन की हरकत करती हुई परतों में बेखदो हिसाब वजन और गर्मी बर्दाश्त करता है। हर तरह की मौसमी सख्तियां झीलता है और तब जाकर हीरा बनता है। हीरे ऐसे ही बनते हैं, कुंदन भी ऐसे ही बनते हैं और सीपियों में मोती भी ऐसे ही परवान चढ़ते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? शानी ने नफी में सर हिलाया। इस जुम्बश से 2 मोती उसकी आंखों से निकलकर रेशमी रुखसारों पर फिसल गए। पीर बाबा ने एक बार फिर अपना हाथ शानी के सर पर फेरा। शानी को लगा सर के बालों से पांव के तलवों तक सुकून की एक नाकाबिले बयान लहर दौड़ गई है। पीर बाबा ने हकीकत शनास लहजे में कहा, मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी। रास्ता कैसा भी मुश्किल हो मगर चलते रहना है। मंजिल की परवाह भी नहीं करनी। मंजिल क्या है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। ऊपर वाला चाहे तो रास्ते को मंजिल बना दे, चाहे तो मंजिल भी मंजिल ना रहे। और मैं जानता हूं कि तू मंजिल की परवाह किए बगैर चल सकती है। मैंने तेरी पेशानी पर एक ऐसा सितारा देखा है जो बहुत बुलंदी पर चमकता है। हाँ मेरा बच्चा, मैं गलत नहीं कह रहा। वो चुप रही। इसका दिल चाह वक्त की गर्दिश थम जाए, बाबा का हाथ कभी इसके सर पर से ना उठे। जो बाबा इसके सामने था वो माजी का खूबरू एक्टर वारसी था। आज का मंडे हुए सर, लंबी दाढ़ी और मदकूक चेहरे वाला पीर बाबा। वो दिल की आवाज में बोली, मैं क्या करूं बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं किस तरफ जाऊं। वो कुछ देर लब बसता रहे, फिर रमजिया लहजे में बोले, तुझे आगे बढ़ना चाहिए दी रानी। पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं और अभी पीछे वीरानी के सिवा कुछ है भी नहीं है। जब वीरानियां नहीं रहेगी तो फिर देख लेना पीछे भी। वो चौंक कर बाबा का चेहरा थकने लगी।